अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ माहा इकबाल। आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर मिल्लत पार्क में गुज़श्ता रोज़ कत्ल होने वाले साबिक एसपी फरहत अब्बास के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया है। साबिक पुलिस ऑफिसर के कत्ल में बेवा भाभी भी मुलव्वस निकली। पुलिस ने वारदात की मास्टरमाइंड हीरा बीबी और सिक्योरिटी गार्ड आरिफ आफरीदी को गिरफ्तार कर लिया है। SSP CIA लियाकत अली मलिक ने कहा है, मकतूल ने बेवा भाभी को जाती सिक्योरिटी गार्ड रखने से मना किया था। मुलजिम 2 हफ्तों से मकतूल के घर के करीब होटल में रिहाइश पजीर था। मुलजिम ने कत्ल करने से पहले हुलिया तब्दील किया। इस बारे में मजीद मालूमात क्या है, हमाद असलम से हम जानेंगे। हमाद, क्या कहा गया है पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, SSP CIA मलिक लियाकत की तरफ से आज पुलिस लाइन जिला गुजर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो साबिक एसपी फरहत अब्बास गुज़िश्ता रोज मिल्लत पार्क में कत्ल हुए थे, उसके शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। शूटर को गिरफ्तार करने के बाद इंकशाफ हुआ है कि जो साबिक एसपी फरहत अब्बास थे, उसकी जो बेवा भाभी थी वो शूटर के साथ रास्ते में थी और ये जायदाद हथियाने के लिए ये सारा प्लान तरतीब दिया गया। जबकि दूसरी तरफ जो शूटर था उसको ये भी रंग था कि ये इसके घर में नहीं आने दे रहे थे। तो इन्होंने फिर दोनों ने प्लान बनाया। SSP CIA मलिक लियाकत की तरफ से ये कहा गया कि इन दोनों ने प्लान बनाने के बाद फरहत अब्बास को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने के बाद अमली तौर पर उसको कत्ल भी कर दिया और वो फरार हो गया। तो कत्ल करने से पहले ये जिस होटल में रहाइश पजीर था, 2 हफ्ते कबल ही वहां पर होटल में रहाइश रखी थी और मुकम्मल तौर पर रेकी करने के बाद मौका मिलते ही साबिक एसपी फरहत अब्बास को रास्ते से हटाने में ये दोनों मुल्ज़िमान कामयाब हुए। पुलिस की तरफ से अब कामयाबी। ठीक है, हमाद ये भी बताइएगा, मुल्जिम कितने अरसे से मकतूल के घर के करीब होटल में रिहाइश पजीर था? जी बिल्कुल, 2 हफ्ते से ये जो कातिल है, मकतूल है, उसके घर के करीब रहाइश पजीर था और जो मकतूल था उसकी भाभी कातिल के साथ रास्ते में थी और जैसे ही उसको मुखबरी हुई और तमाम तर रैकी मुकम्मल करने के बाद वो मकतूल के घर के बाहर पहुंचा और सीधे फायर मारकर उसको कत्ल कर दिया और फरार हो गया। जिसकी अब ये दोनों एक CCTV तो फायरिंग करते हुए की है और दूसरी ये है कि जब वो होटल से बाहर निकल रहा है तो उसने पैंट शर्ट पहन रखी है और फिर पैंट शर्ट के ऊपर शलवार कमीज देवतन कर रखी है ताकि उसको कोई पहचान ना सके और खुद को मोटा मोटा शो करने के लिए ये सारा प्लान किया गया था, ताकि क्योंकि ये वहां पर गनमैन की ड्यूटी फ्राई सर अंजाम देता रहा था तो इसको पता था कि मोहल्लेदार इसको पहचान लेंगे, तो इसने अपने आप को चबी स्टाइल में अपना हुलिया बदलकर ये सारा प्लान तरतीब दिया और इसको फायरिंग करके कत्ल करने में कामयाब हुआ था। CIA पुलिस की तरफ से कामयाबी के साथ रेड की गई और मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। SSP CIA मलिक लियाकत और इनके जो टीम CIA इकबाल टाउन है, जिनमें मोहम्मद अली भट्ट, माजिद बशीर और दीगर पुलिस मुलाजमीन, उन्होंने कामयाबी के साथ इन दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है और मज़ीद तहकीकात अमल में लाई जा रही है। अच्छा हमाद, अभी तक की तहकीकात, अभी तक की पेशरफ्त को मद्देनजर रखते हुए कत्ल की क्या वजूहात सामने आई हैं, वो हमारे व्यूअर से शेयर कीजिएगा। जैसे कि ये कहा जा रहा है कि मकतूल ने बेवा भाभी को जाती सिक्योरिटी गार्ड रखने से मना किया था। जी बिल्कुल, एक तो उसको शूटर को ये रंज था कि जो साबिक एसपी फरहत अब्बास है वो जो घर में गनमैन की ड्यूटी करता था तो उसको घर आने से मना करते थे, क्योंकि जो बेवा है वो उसके जो शोहर थे उनके साथ ये बतौर गनमैन ड्यूटी करता रहा है। जैसे ही उनका कत्ल होता है, ये फरहत अब्बास की बीवी के जो शोहर थे उनका कत्ल होता है, तो उसके बाद इनके साथ राब्ते दोनों के शुरू हो जाते हैं। तो इन दोनों ने फिर ये भी प्लान बनाया कि ये जायदाद हमने लेनी है, क्योंकि पैसों की हवस में ये फिर इन्होंने ये इकदाम उठाया और फिर उसके अपने देवर को, अपने जेठ को रास्ते से हटाने के लिए गनमैन के साथ प्लान बनाने के बाद उसको रास्ते से हटा दिया, कत्ल करवा दिया। और ये तमाम तर जो वाकया पेश आया है ये इन दोनों के जो मनसूबाबंदी था उसके मुताबिक ये सामने आया था और फिर SSP CIA की तरफ से टीम तश्कील दी गई थी कि उनका कहना था कि अगर पुलिस अफसरान पर फायरिंग की जाती है और उन पर फायरिंग करने के बाद फिर लोगों में जो खौफतारी होता है फिर उसका अजाला नहीं किया जा सकता, तो इसलिए फिर पुलिस हरकत में आती है और पुलिस अपने जो सबॉर्डिनेट पर फायरिंग के वाकये में मुलविस तमाम तर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में, सुराग लगाने में, हर तौर तरीके से सामने लाने में कामयाब हो जाती है। तो यही वजह है कि पुलिस की तरफ से कामयाबी के साथ अब इस तमाम वाकये में मुलविस तमाम मुल्ज़िमान को, इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका हमाद असलम।
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں کہ حکومت سے مذاکرات صرف الیکشن پر ہی ہو سکتے ہیں، وہ خود ان مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ایک انٹرویو میں عمران خان نے کہا ہے کہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے۔ الیکشن اگر 90 دن میں نہیں ہوتے تو پھر اکتوبر میں کیوں ہوں گے؟ پھر کہیں گے کہ اگلے سال بھی کیوں ہوں؟ پھر تو جو طاقتور فیصلہ کرے گا وہی ہوگا۔ پی ڈی ایم کی جانب سے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ پر عدم اطمینان کے اظہار پر رد عمل دیتے ہوئے عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے کا مطلب ہوگا کہ ملک میں آئین اور قانون ختم ہو گیا ہے۔ اسی سپریم کورٹ نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا تھا، آج یہ اسی سپریم کورٹ کو متنازع بنا رہے ہیں۔ نون لیگ نے سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے ججز پر براہ راست حملہ آور ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ 3 ججز پر ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ آج سپریم کورٹ پر حملہ کیا جا رہا ہے، 1997 کی تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے۔ رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی برس پڑے، انہوں نے کہا کہ بھٹو کے نواسے نے بھٹو کے آئین پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو آئین بھٹو نے بنایا اسے زرداریوں نے برباد کر دیا۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ اسمبلی میں آ کر بات کرو اور دوسری طرف اسمبلی میں آنے کی رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے ججز پر ڈائریکٹ حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے کہ مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم سرکار جو ہمارے 3 جج بشمول چیف جسٹس پاکستان جو ہماری پٹیشن کو سن رہے ہیں ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ بھٹو کے نواسے نے بھٹو کے آئین پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جو آئین بھٹو نے بنایا وہ زرداریوں نے برباد کر دیا۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ اسمبلیوں میں آ کے اپنا کردار ادا کرو اور دوسری طرف جب ہم اپنے مقصد کے حصول یعنی کہ نئے الیکشنز کی حصول کی کوشش میں اسمبلی میں جانے کے لیے آمادگی کا اظہار کرتے ہیں تو جو اسپیکر ہیں جو آئے دن دعوت دیا کرتے تھے وہ اب راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ عدالتی حکم پر عمل نہ ہوا تو سپریم کورٹ پیر کو ایک اور وزیر اعظم کو فارغ کر دے گی۔ فواد چودھری کی پیش گوئی، کہا کہ سپریم کورٹ الیکشن کرانے کے کیس میں فیصلہ دے چکی ہے، اب 3 رکنی بینچ صرف یہ عمل درآمد کا بینچ ہے۔ تحریک انصاف کا مسلم لیگ نون کی بحیثیت پارٹی رجسٹریشن منسوخ کرنے کے لیے ریفرنس دائر کرنے پر بھی غور۔ فواد چودھری نے کہا ہے الیکشن ایکٹ کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک مفرور ملزم پارٹی کے فیصلے کر رہا ہے۔ نون لیگ نے سپریم کورٹ کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان بذات خود آئین کے آرٹیکل 6 کی زد میں آتا ہے۔ 3 ججز کے خلاف ریفرنس کا بیان رانا ثناءاللہ جیسا شخص ہی دے سکتا ہے۔ ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا نتیجہ 0 نکلے گا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا بیان، کہا کہ 8 اکتوبر تو دور کی بات، یہ 8 جون کا دن بھی نہیں دیکھیں گے۔ 90 روز میں پنجاب اور کے پی کے کی نگراں حکومتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ مسئلہ 90 روز میں الیکشن کا ہے جو 13 جماعتوں کے سیاسی ٹولے کی موت ثابت ہوگا۔ نواز شریف جیسے مفرور مجرم کی سربراہی میں حکومتی اجلاس قوم اور اداروں کے ساتھ سنگین مذاق ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی تنقید، کہا نواز شریف خود تو تاحیات نااہل اور بھگوڑا ہے۔ شہباز شریف نے اپنے بھائی کی ضمانت دی، ان کے خلاف بھی کیس ہونا چاہیے۔ پی ڈی ایم کا غیر آئینی مطالبات پر مبنی اعلامیہ سپریم کورٹ کے امور میں کھلی مداخلت ہے۔ سپریم کورٹ کے خلاف دھمکی آمیز اور توہین آمیز زبان استعمال کی گئی۔ موسم کی بات کریں گے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارشیں، یوب میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث کئی افراد زخمی ہو گئے۔ بلوچستان کو خیبر پختونخوا اور پنجاب سے ملانے والی قومی شاہراہ داناسر کے مقام پر بند ہو گئی، کئی ہیوی گاڑیاں پھنس گئیں۔ NHA حکام نے کہا ہے کہ لینڈ سلائیڈنگ کو ہٹانے کے لیے مشینری پہنچا دی گئی ہے۔ روڈ کو کلیئر کرنے میں 24 سے 30 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ پشاور شہر اور مضافات میں ایک مرتبہ پھر تیز بارش شروع ہو گئی ہے۔ ایک ہفتے سے جاری بارشوں سے صوبہ بھر میں گندم کی فصل کو نقصان ہوا۔ زرعی ماہرین نے کہا ہے مزید بارش کی صورت میں گندم کی پیداوار میں خطرناک حد تک کمی ہو سکتی ہے۔ اسی پر مزید ڈیٹیلز کیا ہے، لحاظ علی سے ہم جانیں گے۔ پشاور میں موجود ہوں، بارش خوب برس رہی ہے اور بارشوں کا یہ سلسلہ اس وقت خیبر پختونخوا کی جنوبی اضلاع ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر شمالی اضلاع سوات اور چترال تک اس کا درہ کار پھیلا ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش اس وقت ہزارہ ڈویژن اور ملاکنڈ ڈویژن میں ہو رہی ہے۔
बारिशों के सिलसिले से बायस अगरचे मौसम में काफ़ी हद तक खुनकी पहली हुई है और मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब गंदम की कड़ी फसलों को शदीद नुकसान इन बारिशों की वजह से पहुँच रहा है। और जो महकमा ज़राअत है उनका ये कहना है कि बारिशों के सिलसिले के बाद गंदम की पैदावार में तकरीबन 25 से 30% तक कमी वाक़ हो सकती है। इसके अलावा प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तमाम अज़ला को खुसूसी तौर पर हिदायत जारी की है कि अगर कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आए तो उसके अकाउंट में पहले से 1 करोड़ से ज़ायद की रकम ट्रांसफ़र कर दी गई है। जी। लाहौर के इलाके मोची गेट में मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 17 साल नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। इमदादी टीम्स ने लाश निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी। रेस्क्यू एहलकारों ने मलबा हटाने का ऑपरेशन भी मुकम्मल कर लिया है। आगे बढ़ेंगे। विहाड़ी के इलाके में कुएं में मिट्टी का तौदा गिरने से 3 मजदूर दबकर जाँ बहक हो गए। कई घंटों की सर तोड़ कोशिशों के बाद लाशें निकाली गई। तीनों मजदूर ट्यूबवेल के 40 फीट गहरे कुएं में ईंटें निकाल रहे थे कि मिट्टी का तौदा गिर गया। रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे में भी महंगाई का जिन काबू में ना आ सका। अशय खरनोश बदस्तूर आवाम की पहुंच से दूर है। सब्जी हो या फल, चिकन हो या दालें, कुछ भी लोगों की कुव्वत खरीद में ना रहा। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया है। महंगाई ने हर चीज अवाम की पहुंच से बाहर निकाल दी। आटा, घी, दालें, सब्जियां, फल और चिकन अभी तक लोगों की कुव्वत खरीद से दूर हैं। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 444 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। ताहम शहरी कहते हैं हुकूमत को चिकन की कीमत 300 रुपए की सतह पर लाना होगी। उधर रमजान बाजारों में भी महंगाई का राज है। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस्लामाबाद में फलों की बढ़ती कीमतों से शहरी शदीद परेशान हैं। शहर इक्तदार में सेब 320, केला 320 और खरबूजा 120 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। कराची के बचत बाजारों में भी लोग महंगाई का रोना रोते नजर आ रहे हैं, जबकि पेशावर में भी महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। बाजारों में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर हैं। इतवार बाजार और यूटिलिटी स्टोर पर भी आवाम को कुछ रिलीफ मुयस्सर नहीं और सरकारी आटे का हुसूल भी लोगों के लिए वबाले जान बना हुआ है। कोयटा, फैसलाबाद, मुल्तान और हैदराबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। आवाम ने हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा किया है। पाकिस्तान की इसराइल के साथ कोई सिफारती या तिजारती ताल्लुकात नहीं। पाकिस्तानी मसनूआत की इसराइली मार्केट्स में फरोख्त की खबरों पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान की इसराइल पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं। इसराइल से ना तिजारती ताल्लुकात हैं और ना ही शुरू करने का इरादा रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास से डायरेक्टर जनरल सुपीरियर ग्रुप पीरज़ादा समीउल्ला और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आयशा जाहिद की मुलाकात हुई। डीजी सुपीरियर ग्रुप ने सरदार तनवीर इलियास खान को आज़ाद कश्मीर में तालीम और सेहत के जदीद मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने सुपीरियर ग्रुप के अहदेदारों से मुलाकात में सुपीरियर ग्रुप की पाकिस्तान में तालीम और सेहत के शोबे में खिदमात को सराहा और बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने मंशूर के मुताबिक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मंसूबे के तहत आजाद कश्मीर में तालीम, सेहत, सयाहत और सनत के मैदान में मंसूबों का जाल फैला रही है। दौरे हाजिर में जदीद उलूम तो ज़रूरी है ही, इसके साथ साथ दीनी तालीम की अहमियत अपनी जगह अफादियत रखती है। कराची का जामिया बैतुल इस्लाम आज के दौर में दीनी तालीम के अलावा जदीद तालीम भी बिला मुआवजा फराहम कर रहा है। रिपोर्ट के साथ शफकत अजीज। कराची के मज़ाफ़ाती इलाके मेमन गोट में पढ़ने वाले ये बच्चे जामिया बैतुल इस्लाम के हैं, जो दीनी तालीम के साथ ओ लेवल की असरी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। जामिया बैतुल इस्लाम के प्रिंसिपल सईदुर रहमान कहते हैं कि बच्चों को हर शोबे ज़िंदगी के लिए तैयार करते हैं ताकि वो मुआशरे में नुमाया मुकाम हासिल कर सकें। इस वक्त 8 मुख्तलिफ ममालिक के बच्चे भी ज़ेरे तालीम हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा यहाँ से निकलने के बाद सिर्फ मस्जिद और मदरसा संभालें, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा निकलने के बाद माशरे की हर ज़रूरत पूरी कर सके। जामिया में जदीद लेबॉर्ट्रियाँ और लाइब्रेरीज भी हैं। माशाल्लाह तालीम बहुत हाई क्लास की है। रिसेंट 4-5 ईयर से हमारे ओ लेवल के ग्रेड्स भी बहुत हाई है। ऐसे उलमा जामिया प्रोवाइड करना चाहता है उम्मत को जो हर फील्ड के अंदर, अपनी हर फील्ड के अंदर एक्सीलेंट हो, हर चीज़ के अंदर बेस्ट हो, चाहे इट कम्स टू कंप्यूटर, इट कम्स टू रोबोटिक्स, इट कम्स टू साइंस या फिर इट कम्स टू रिलीजियस नॉलेज। जामिया में 8 साल की उम्र का बच्चा हिफ्ज़ के लिए चुना जाता है, जो 2 से 3 साल के दौरान हिफ्ज़ करता है।
قرآن مجید حفظ کرنے والے طلبہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں بلا تفریق تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جامعہ بیت السلام میں اس وقت 1400 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بچوں کو تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ طبی سہولیات، رہائش اور کھانا بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ بیت السلام ٹرسٹ میں طلبہ کے لیے بہترین تعلیم، ماحول اور سہولیات کی مفت فراہمی بلا شبہ قابل تعریف ہے۔ کیمرہ مین محمد ذوالفقار کے ساتھ شفقت عزیز، نیو نیوز کراچی۔